और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन परिसर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और आज देश को 15वां उपराष्ट्रपति जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आज ही 10 से 5 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसके बाद जो है मतगणना की जाएगी। मतगणना खत्म होते ही यानी काउंटिंग जैसे ही खत्म होगी उसके बाद उम्मीदवार जो इस वक्त दो आमने सामने हैं उसमें से कौन जीतता है इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद बताया जा रहा है हिमाचल और पंजाब के जो सांसद हैं वो वोट कास्ट करेंगे और फिर ये सांसद भी अपने अपने राज्यों के लिए निकलेंगे। प्रधानमंत्री का आपको बता दूं आज पंजाब और हिमाचल का दौरा भी होना है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कास्ट करने के लिए संसद भवन परिसर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर अपना वोट कास्ट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से मिलकर जो है पंजाब और हिमाचल के दौरे के लिए रवाना होंगे। आज पंजाब उन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं, किसानों से मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद तो ये की जा रही है कि बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। हिमाचल की भी स्थिति इस वक्त बेहद खराब है, लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हिमाचल ने भी देखी है और यही वजह है कि हिमाचल को भी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण वो करने वाले हैं उन इलाकों का जहां लैंडस्लाइड के बाद स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है, तो एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान जो है दोनों राज्यों के लिए किया जा सकता है। उसके पहले आज का दिन काफी अहम हो जाता है, खासकर एनडीए के लिए बात करें तो, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और एनडीए ने साफ तौर पर मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है अपने सांसदों को कि गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी वोट जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए और चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं लेकिन मार्जिन मैटर करता है। एक तरह से देखिए तो ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और वहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला होना है। अंकों की अगर बात करें, अगर हम गणित को समझे तो यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी होने के बावजूद गुप्त मतदान होता है तो स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। और वो कैसे बिगड़ती है, क्योंकि आप अगर वोटिंग प्रक्रिया सही से फॉलो नहीं करते हैं तो कई बार आपका वोट जो है वो खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है और ऐसे में संख्या बल गिर जाता है। जाहिर सी बात है एनडीए चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि उनका जो उम्मीदवार है वो एक बड़े मार्जिन से जीत जाए ताकि एक संदेश जाए, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव होना है आने वाले दिनों में, उसके बाद बंगाल का चुनाव है और बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। यही वजह है कि जो 2 दिन की कार्यशाला थी उसमें प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था सांसदों को कि आप वोटिंग की प्रक्रिया को समझें, उसे फॉलो करें और उम्मीद ये की थी कि एक भी वोट रद्द नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त तमाम सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आज कौन होगा उपराष्ट्रपति पद पर काबिज ये देखने वाली बात होगी। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविकांत और रंजिता ये भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, साथ ही साथ शिवानी हमारी सहयोगी भी मौजूद है। सबसे पहले अमित आपके पास आती हुई, बहुत कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में पहुंचते हुए सबसे पहले वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें आज पंजाब और हिमाचल भी जाना है। कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि संख्या बल साथ में है, लेकिन एक मैसेज बार बार दिया जा रहा है। अमित जरा इसको समझाइए। राष्ट्रवाद की जीत हो, एक बड़ी जीत हो और ऐसे उम्मीदवार की जीत हो जो राष्ट्रवाद की बात करता हो। ये न सिर्फ प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं बल्कि खुद सीपी राधाकृष्णन ने भी ये बात कही है, किरण रिजिजू ने भी ये बात कही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद से ही इस पूरी लड़ाई को एक तरह से विचारधारा के खिलाफ जो एक लड़ाई थी उसको उन्होंने कह दिया कि संविधान के संरक्षक की लड़ाई जो है वो एक विचारधारा के खिलाफ है। तो पूरी लड़ाई एक आरएसएस या फिर बीजेपी विचारधारा के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश की गई और उनको दिखाया गया कि कैसे संविधान के संरक्षक के तौर पर पूर्व जज हैं उस तरह से। लेकिन बीजेपी और एनडीए की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो और
खास करके कुछ दिन पहले जो मुलाकात होगी लालू यादव के साथ उनकी, कहीं उससे पूरे जो माहौल है उसमें विपक्ष की तरफ से के उम्मीदवार को लेकर ये सवाल जरूर खड़े किए गए कि जो संविधान के संरक्षक थे वो एक जो आरोपी है जिनको चारा घोटाला में उनको सजा की बात हो रही है उनके साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। जो सलवा जुडूम जो कि जो नक्सल के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई थी उसको खत्म करने वाले का समर्थन विपक्ष कर रही है। विपक्ष ऐसे व्यक्ति का साथ कर रही है जो कि नक्सलवाद को जो जब खत्म होने की कगार पर था, एक मुहिम पूरी रफ्तार पर थी, उस वक्त पर उसको रोक दिया गया उस पूरी मुहिम को। तो ये एक देखिए ये कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि जीत तो उनकी होनी है, लेकिन लड़ाई जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर इंडी गठबंधन जो है पूरा एक साथ करीब 324 आंकड़े उनके पास है, वो हार रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन लड़ाई को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश है। पूर्व जज को उतारने का मकसद यही था कि एक तरह से मुकाबला जो है उसको कड़ा कर दिया जाए। हार उनकी तय थी लेकिन वो वॉकओवर देना नहीं चाहते थे। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है और बीजेपी एनडीए ने अपने खेमे को पूरा मजबूत रखा है। 425 उनके पास थे, 11 बीआरएस के बाद 436 का आंकड़ा हो गया है। इसके अलावा करीब 16 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग दलों के जिन्होंने अब्सटेन कर दिया। जीत उनकी तय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मतदान करने के लिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए होंगे मतदान, क्योंकि 10 बजे से शुरू होना है, 5 बजे तक का मतदान की पूरी प्रक्रिया चलनी है, 6 बजे से फिर मतगणना शुरू होना है। लेकिन ये चुनाव को अगर उस तरह आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आंकड़ों के हिसाब से एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना तय है, लेकिन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैप है, जो जीत का आंकड़ा जो आएगा, जो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। फिलहाल करीब 110-112 का डिफरेंस दिख रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि कुछ और लोग को अपने पक्ष में मतदान कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर व्हिप लागू नहीं होता है, आप उस तरह से वोट कर सकते हैं, तो क्रॉस वोटिंग कराने की भी कोशिश होगी। लेकिन जीत तय है और इसीलिए प्रधानमंत्री शुरुआत में ही वोट करके, क्योंकि उनको जाना है बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने, वहाँ का जायजा लेने के लिए, तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ से निकल भी जाएंगे। बिल्कुल अमित। और रंजिता, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त आप वोट अधिकार यात्रा में भी शामिल हुई थी और कांग्रेस भी बहुत कॉन्फिडेंस है, हालांकि कांग्रेस को भी पता है संख्या बल उनके साथ नहीं है, लेकिन जैसा कि अमित बता रहे थे कि व्हिप जारी नहीं हो सकता है, गुप्त मतदान होता है, तो ऐसे में क्या कुछ खेल हो सकता है? कांग्रेस को उम्मीद क्या है? कैसे कह रही है कांग्रेस या इंडिया अलायंस कि हम जीत सकते हैं? श्वेता, देखिए अभी मैं ताज मानसिंह के बाहर खड़ी हूँ और कुछ देर में जो विपक्षी पार्टी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, वो यहाँ से रवाना होंगे संसद के लिए। एक अंतिम कोशिश की जाएगी। आंकड़ों की बात और आंकड़ों का खेल अमित जी ने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही न सिर्फ आंकड़े बल्कि एक परसेप्शन की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई को इसे विपक्ष पार्टी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी और लगातार ये कह रही थी कि एक तरफ आरएसएस के तौर पर या आरएसएस के एक प्रचारक रहे हैं, एक लंबी पारी उनकी बीजेपी के अलग अलग पोस्ट पर रही है, तो वो एक अलग छवि है, और एक दूसरी तरफ उन्होंने एक साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को उतारा है। क्रॉस वोटिंग की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस को और विपक्षी पार्टी जो है वो अपने आप को इंटैक्ट मान रही है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी सांसद क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, इसकी पूरी कोशिश की गई है। राज्यों के जो सांसद है उनको राज्यों का प्रभार बनाया गया है और उनको ये ड्यूटी दी गई है कि तमाम सांसदों को कोऑर्डिनेट करे, और क्योंकि एक दिन पहले मॉक पोल भी किया गया, उनको ये बताया गया कि किस तरह से उनका वोट रद्द हो सकता है और उसकी एक ट्रेनिंग दी गई है। और उस ट्रेनिंग में न सिर्फ नए जो सांसद चुनकर आए हैं बल्कि पुराने सांसदों ने भी पूरी प्रक्रिया को फिर से समझा है। लेकिन आप ये हम कह सकते हैं कि शुरुआत भले ही एक उम्मीदवार के साथ विपक्षी पार्टियों ने की, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये समझ में आने लगा कि एक तरफ जहां ये दक्षिण वर्सेस दक्षिण की लड़ाई कही जा रही थी, लेकिन दक्षिण की अगर पार्टियों की बात की जाए तो ना तो सत्ता पक्ष आंध्र प्रदेश का कांग्रेस के साथ दिख रहा है या अलायंस के साथ दिख रहा है, और ना ही विपक्ष यानी वाईएसआर भी कहीं ना कहीं एनडीए उम्मीदवार को वोट कर रहा है। तो ये एक लड़ाई जो है वो पिछड़ती हुई विपक्षी पार्टी को दिख रही है, इसलिए अब वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। जयराम रमेश का ट्वीट आ रहा है जिसमें वो धनखड़ का जिक्र कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति का, फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो सकती है, ये नासिर हुसैन कह रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की बात अगर कही जा रही है बीजेपी की तरफ से तो कह रहे हैं तो ये तो वोट चोरी है, तो पहले भी करते रहे हैं और आज भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में करेंगे। तो एक हारी हुई बाजी भले ही विपक्षी पार्टी खेल रही है, लेकिन उत्साह और कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं रंजिता कि मजेदार बना दिया है, इस चुनाव को मजेदार बना दिया है। अगर अपना कैंडिडेट इंडिया अलायंस खड़ी नहीं करती
तो सीधे तौर पर सीपी राधाकृष्णन जीत जाते। अभी तक आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि जीत निश्चित है, लेकिन जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए और वोटिंग की प्रक्रिया। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, पहले सुनाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट थे क्यों चले गए, और हमें सबको यकीन है जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो उनका कहना है कि ये सुना रंजीता, आपने अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। यहाँ जगदीप धनखड़ का मुद्दा जो आप कह रही थी उठा लिया गया है, यानी अपनी हार देख रहे हैं और पहले से ही हार मान गए, तो अब डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। रंजीता, निश्चित तौर पर देखिए यही स्ट्रैटेजी अब विपक्षी पार्टी अपना रही है। कभी वोट चोरी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने एब्सटेन किया उन पार्टियों को हमने भी रीच आउट किया था, और पहले उन्होंने कहा कि हम सोचकर आपको फैसला बताएंगे, बाद में एब्सटेन कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का दबाव है, कई पार्टियों को वो पुराने फाइल खोलने की धमकी दे रही है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सांसद यहाँ तक कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की बात अगर बीजेपी कर रही है तो इसका मतलब कि वो नेताओं से उनकी पुरानी फाइलें खुलवा रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई लगाएंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। तो लेकिन रंजीता, यहाँ ये सारी बातें बेईमानी हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि संख्या बल कुछ और कह रहा है और आप तमाम ये बातें कह रहे हैं, और अब वापस से आप पहुंच गए हैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट की बात पर। जगदीप धनखड़ क्यों गए, ये सवाल फिर से इस वक्त जब आप अपना कैंडिडेट उतार चुके हैं। रविकांत, जरा ये बताइए, नंबर गेम सबको दिख रहा है, खुद इंडिया अलायंस को भी दिख रहा है, ऐसे में जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठाना, हालांकि सवाल तो ये बनता है क्योंकि जिस तरह से वो गए, जिस तरह से इस्तीफा दिया और तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया, उस वक्त अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है ये कहा जा रहा था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी या एनडीए बैकफुट पर तो है? देखिए, आज उपराष्ट्रपति के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और ऐसे में विपक्ष जो है जगदीप धनखड़ के मुद्दे को अगर उठाता भी है तो उनको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि हार और जीत का जो मार्जिन है, जो सरकार के सूत्र हैं वो बताते हैं लगभग 100 से ज्यादा का होने वाला है। यानी एनडीए की जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन लगभग 100 से ज्यादा मार्जिन वोटों से जीतने वाले हैं। अगर विपक्ष जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य, उनके इस्तीफे की वजह और वो पिछले कुछ दिनों से क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, कहाँ हैं, ये अगर मुद्दा उठाता है तो ये बयानबाजी के लिए तो ठीक है, लेकिन विपक्ष को इसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की, आप देखिए 2 दिनों तक वर्कशॉप चली और प्राइम मिनिस्टर सुबह से लेकर शाम तक खुद उसमें मौजूद रहे, एक एक वोट कैसे डाला जाए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हम जीत तो जाते हैं, लेकिन अगर एक वोट इनवैलिड हो जाता है तो उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि एक भी वोट गलत न पड़े, यानी वो अवैध घोषित ना हो। इसके साथ ही मैन टू मैन मार्किंग की गई, अलग अलग राज्यों के साथ बड़े कैबिनेट मंत्रियों को लगाया गया। आज सुबह 8 बजे से ही सभी सांसदों को उन मंत्रियों के यहां ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया, पूरी प्लानिंग की गई। इसके साथ देखिए, अगर बीजेडी ने एब्सटेन करने का फैसला किया तो उसका सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा। अकाली दल यहां पर एब्सटेन कर रहा है, उसका भी फायदा मिलेगा। यानी जो एनडीए ने अपनी रणनीति बनाई थी उस रणनीति में वो कामयाब रहे। अब ऑपोजिशन के पास अगर कोई विकल्प नहीं है तो वो साफ तौर पर यही कहेंगे कि पहले जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उपराष्ट्रपति जो है हायरार्की में नंबर 2 पर आते हैं और वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ऐसे में बहुत सोच समझकर बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो उनकी आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। वो खुद तमिलनाडु से सांसद भी रहे हैं और साउथ को प्रतिनिधित्व करते हैं। वेंकैया नायडू के बाद दोबारा जो है ये इस तरीके के कैंडिडेट एनडीए ने दिया है। इसके साथ ही अगर आप उनके पूरे वर्क को देखते हैं तो वो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के गवर्नर वर्तमान में भी हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो एक लंबा अनुभव है उनको सदन को चलाने का। और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने उनका चयन किया और जो आंकड़े थे उनको अपने फेवर में मोड़ने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई और उसे आज इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि
प्राइम मिनिस्टर इतने बेफिक्र हैं या यूं कहिए निश्चिंत हैं कि वोट डालकर वो पंजाब और हिमाचल के दौरे पर निकल जाएंगे, क्योंकि जीत में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आने वाली है और जीत की तैयारियों के लिए यहां पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी के आवास पर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सीपी राधाकृष्णन वहां जाएंगे और जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो उनको विश करने के लिए वहां पर जाए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है, रणनीति है और नंबर है जिसके आधार पर एनडीए ये अपनी जीत का दावा कर रहा है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रणनीति इसी को कहते हैं। पार्टियां जो है वो रणनीति बनाती है और हमने देखा है कि पिछले दिनों किस तरह से इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी की और एनडीए ने किस तरीके से तैयारी की, एक भी वोट रद्द ना जाए इसके लिए। तस्वीरें बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर से जो सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंचे ही हैं वोट कास्ट करने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं व्हील चेयर पर जो है एचडी देवगौड़ा मौजूद हैं। तमाम सांसद जो हैं वोट कास्ट करेंगे। 10 से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, वोट कास्ट करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के बाद पंजाब और हिमाचल के दौरे के लिए निकल जाएंगे। हमारी सहयोगी शिवानी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को भी बहुत करीब से शिवानी आपने देखा है और अभी राज्यपाल है ही सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जो एक मुद्दा दिखा था शिवानी कि कैसे योगी आदित्यनाथ वहां चमके थे और कैसे योगी आदित्यनाथ की धूम थी और ये बात माने भी थे वहां के नेता कि जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रचार किया था उसकी धूम महाराष्ट्र में दिखी और जीत में कहीं ना कहीं श्रेय भी दिया गया है। ऐसे में ऐसा चेहरा सामने लाना, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाना, खुद सीपी राधाकृष्णन का ये कहना कि ये राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होगी, ये क्या कहता है कि पूरी जो लोग हैं या सांसद हैं या क्रॉस वोटिंग होती भी है तो एक लाइन में ले आए, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा जाए। बिल्कुल, देखिए लगातार श्वेता ये मुद्दा विपक्ष द्वारा भी उठाया गया था कि ये जो वोट की प्रक्रिया होने वाली है ये अंतरात्मा की आवाज जिसकी होगी। हाँ चलो चलो चलो, वो तो बहुत सुन लिया। एनडीए के सांसदों से सर कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन कुछ कहने का नहीं है, जो कहना था मैं ऑलरेडी कह। अंतरात्मा की आवाज सुन। हाँ हाँ हाँ, अभी भी मैं पूरा विश्वास पूरी विश्वास है कि आप जीतेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज प्लीज। आपका मैसेज आज का क्या है? आप सर मैसेज ऑलरेडी दे चुका। आत्मा की आवाज सुनो, यही कहेंगे। अमित, आपके पास आते हुए इसी सवाल को लेकर, अंतरात्मा की आवाज सुनो, अब सभी सांसदों को जगाया जा रहा है, अंतरात्मा की आवाज सुनो। अंतरात्मा की आवाज कुछ और आएगी क्या कि अपने पार्टी लाइन से हटकर वोट कास्ट कर दे? उम्मीद इसी पर टिकी है। जी देखिए, जीत तो है, जीत का मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए और इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने अपना वोट दे दिया है एनडीए के उम्मीदवार को और इसके बाद वो निकल रहे हैं, यहाँ से उनका काफिला निकलने वाला है। यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। जो गाड़ियाँ आ रही थी, आवाजाही जो कर रही थी, उन सारे जो कई सांसद आ रहे थे वोट देने के लिए, उनको रोक दिया गया है। देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो सदन में और कई जगह में आप देखते होंगे जब वोटिंग होती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि आपने अंतरात्मा की आवाज़, जो क्रॉस वोटिंग जब वोट होता है तो उसको अंतरात्मा की आवाज़ का रूप दिया जाता है कि उनको लगता है कि इस व्यक्ति को वोट देना चाहिए और मेरे अंदर से आवाज़ आई। तो दिलचस्प है, तो खास करके सदन के भीतर वोटिंग के दौरान इसको देखा गया और कई बार देखा गया है जब आखिरी मिनट में अंतरात्मा ने बदलाव कर देता है और आदमी अपनी पार्टी लाइन से बाहर निकल जाती है। और मुझे लगता है कि इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ लोग होंगे जो कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ एनडीए के समर्थन करेंगे, भले वो एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हों। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो गाड़ियों का काफिला भी शुरू हुआ। पीएम अब संसद भवन परिसर से निकल रहे हैं। यहाँ से निकलकर वो सीधे उनको हिमाचल के लिए पहले जाना है, वो हिमाचल जाएंगे, वहाँ पर एरियल सर्वे करेंगे, जो वहाँ पर बाढ़ और जो बादल फटने के बाद जो नुकसान हुआ है और इसके बाद
वहाँ से वो पंजाब जाएंगे, गुरदासपुर। तो ये देखिए गाड़ियों का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में जो मतदान है वो देने के बाद निकल रहे हैं। देखिए आगे सीट पे बैठे भी हुए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए फ्रंट सीट पे बैठ के वो निकल रहे हैं, उनका काफिला निकला। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में ही वोट किया और वोट करने के बाद वो रवाना हो गए हैं। और अब जो तमाम सांसद हैं वो धीरे धीरे वोट करेंगे। हरियाणा के जो बीजेपी के सांसद थे उनके ग्रुप के साथ वो गए थे प्रधानमंत्री वोट करने के लिए। तो ये दिलचस्प हो गया। देखिए वॉकओवर राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विपक्ष पार्टी जो होती है वो हार जानती है लेकिन वॉकओवर सामने वाले को देती नहीं है। और इसी बहाने कोशिश थी इंडी गठबंधन को कि विपक्षी जो एकता है उसको जोड़ा जाए। लेकिन जो रणनीति बीजेपी की रही, एनडीए की रही कि छोटे छोटे दलों को उन्होंने या तो अपने पक्ष में लाया, जैसे वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया, और नहीं तो जैसे अकाली दल हैं, बीआरएस हैं, जो बीजू जनता दल है, बीजेडी है, वो अब्सटेन कर गए। यहाँ तक कि जो पंजाब के जो दो लोग अमृतपाल और उनके साथ दो सांसद हैं उन लोगों ने भी अब्सटेन कर दिया। तो ये एक रणनीति की तहत थी और इसके लिए बाकायदा आप जैसे कि रवि ने भी बताया कि प्रधानमंत्री खुद 2 दिन कार्यशाला में बैठे रहे। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हैं, संगठन से आते हैं, तो उनको इस बात की अहमियत का पता है कि जब इस तरह कार्यशाला होती है तो उसकी क्या अहमियत होती है, उस वक्त जो चीज़ें बताई जाती है वो कितनी ज़रूरी होती है। और उनका खुद का होना बाकी सांसदों के लिए भी था कि जब प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, वो कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं, वो चीज़ों को जान रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वोट की कीमत जो है वो क्या होता है, क्योंकि मार्जिन है, कोशिश यही है कि बड़े मार्जिन से जीते। तो परसेप्शन की लड़ाई, भले ही एक विचारधारा बनाम संविधान को बना दिया गया हो, लेकिन इस परसेप्शन की लड़ाई, और भले ही अब धनखड़ का नाम ले रहे हो, लेकिन धनखड़ की बात और सब कुछ पीछे छूट गई है। मार्जिन कैसे बढ़ा हो उस पर है। और अपने एक एक वोट जो एनडीए का 425 है वो पूरे वोट पड़े जाएं। उनके सहयोगी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, बीआरएस का, वाईएसआर का पूरा वोट पड़ते ही 436 हो जाता है। और इसके बाद अब नज़र होगी कि अंतरात्मा के नाम पर कौन कौन जो विपक्षी दलों के हैं जो अंतरात्मा के नाम पर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करते हैं। बिल्कुल अमित, यहाँ मार्जिन तो मायने रखती है, उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, जो आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। और जो विपक्ष एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जब हम एकजुट होते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं घुटनों पर आ जाती है, उसको भी एक मैसेज जाएगा। रवि ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि वोट अगर रद्द हो जाते हैं तो ऐसे में कई तरह की बातें निकलती हैं कि देखिए अंदर खाने हमें सपोर्ट किया, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। ये संदेश भी नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है। शिवानी, आपके पास आते हुए, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है और खासकर वोटिंग प्रक्रिया के पहले या वोटिंग प्रक्रिया वाले दिन आप जो कुछ भी करते हैं उसे जज किया जाता है। श्री राम मंदिर जाना, वहां पूजा करना, उसके बाद मीडिया से बातचीत क्या दर्शाता है? सीपी राधाकृष्णन आज वोटिंग से पहले, यानी आज इस चुनाव से पहले मंदिर गए और वो भी राम मंदिर गए, ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो काफी ज्यादा आश्वासित हैं इस चीज को लेकर कि विजय का जो खेमा है वो उन्हीं के पक्ष में आने वाला है और साफ तौर पर उसकी जो हुंकार है वो उन्हीं के घर में बजेगी। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्रिपरेशन सिर्फ वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर नहीं है, बल्कि जीत जाने के बाद क्या कुछ करना है, कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए की तैयारी है, जो ये दर्शाता है कि ना सिर्फ वो इस कॉन्फिडेंस में है कि नंबर गेम उनके पक्ष में है, बल्कि वो इस कॉन्फिडेंस में भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बयानबाजी में फिसा रहेगा और ना कि किसी तरीके की कार्यशाला को अंजाम देकर अपनी तैयारियों को मजबूत करेगा, जो कि हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें कि वो पहले कॉन्फिडेंस से अंदर जाते हैं, वोट करते हैं, इस प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री की अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वही अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो एनडीए के कैंडिडेट द्वारा राम मंदिर जाना एक तरीके से सीधा संदेश है कि संगठन की पुकार को वो आगे ले जाने के लिए भी तैयारी करेंगे, साफ तौर पर जीत के लिए आश्वासित भी हैं। और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे उससे भी ये स्पष्ट होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस बात पर भी है कि पूरा एनडीए का जो खेमा है, जिनके आंकड़े फिलहाल सर्वोपरि हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए उन्हें आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जीत के बाद उन्हें क्या करना होगा। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया संसद भवन परिसर में, उस कक्ष में मौजूद, जब उन्होंने अपना
वोट कास्ट किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कि सांसद के तौर पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। ये वो तस्वीर जब वो उस भवन में मौजूद थे जहां उन्होंने देखिए कैसे अपना वोट कास्ट किया है। सांसद होने के तौर पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया। हाथ जोड़कर वहां मौजूद जो चुनावी प्रक्रिया में मौजूद लोग हैं उनको भी देखिए हाथ जोड़कर कैसे अभिवादन उनका स्वीकार किया। सभी लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे होते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। उसके बाद देखिए कैसे यहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक बार फिर से हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर से फिर बाहर निकल गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आज वोट कास्ट किया और इसके बाद अब वो पंजाब हिमाचल के लिए रवाना हो गए हैं। हमारे सहयोगी अमित तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब काफिला उनका संसद भवन से बाहर निकल रहा था। ये भीतर की तस्वीर, कक्ष की तस्वीर जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे जुड़े हुए। रवि, एक सवाल आपके पास लेकर आते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठा दिया, इस पर क्या कहेंगे कि अगर अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति जब नया अंदर जाएगा तो हो सकता है राष्ट्रपति बाहर आ जाए, यानी एक इशारा कर रहे हैं कि कल हो सकता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी खतरा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से हट रहे हैं, लेकिन उसके बहुत सारे मायने निकाले गए और ये जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए एक थोड़ी सी सेटबैक वाली स्थिति थी और ऑपोजिशन को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो उसको पॉलिटिकली भुनाने का प्रयास करेगा कि किस तरीके के परिस्थितियां रही होंगी और किन परिस्थितियों में जगदीप धनखड़ ने अपने पद से हटे वो। लेकिन इस परिस्थिति का कोई राजनीतिक फायदा जो है ऑपोजिशन को होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब वो राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज चुनाव होगा और जैसे ही चुनाव के बाद एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, और ये जो तमाम प्रक्रिया है वो पीछे छूट जाएगी और वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, उनको सदन को चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। लेकिन ऑपोजिशन जो बार बार इस तरीके की बातें इसलिए आज के दिन कह रहा है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी वर्किंग स्टाइल किस तरीके की है। वो बार बार कहते हैं कि संवैधानिक संकट की स्थितियां पैदा की गई हैं, संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। अब कुछ तो